अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने की तशवीश से इत्तेफाक करते हुए ऐलान किया कि तमाम शोबे हयात में मुसलमानों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने वादे किया कि किसी भी शोबे में हर तबके की नुमाइंदगी से ही ये रियासत एक गुलदस्ता बनेगी। रियासती असेंबली में तसर्रुफ बिल की मंजूरी से कबल अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तशवीश से वो पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि मुसलमानों को हर शोबे में नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर शोबे हयात में तमाम तबकात को मसावी नुमाइंदगी फराहम करने के मकसद के तहत वुज़रा पर मुश्तमिल एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें रियासती वुज़रा तारक रामाराव और हरीश राव भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में मौजूद कायदे मजलिस मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी से मुखातिब होते हुए कहा कि तारक रामाराव और हरीश राव से वो एक मरतबा इस खुसूस में मुलाकात करें। काबीनी सब कमेटी मुसलमानों की नुमाइंदगी के मसले का जायजा लेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान उनकी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के लिए जो फलाही और तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, उससे न सिर्फ BRS हुकूमत को कामयाबी मिली बल्कि उन तमाम तबकात को भी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि रियासत के मुसलमान भी BRS हुकूमत में इंतहाई कामयाब रहे, जिन्होंने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान अपनी तरक्की और फलाह के लिए 12,000 करोड़ रुपए की रकम हुकूमत से हासिल की। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर अब तक 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि पेशरफ कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर में सिर्फ 900 करोड़ रुपए की रकम मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर खर्च की थी। चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी के मुकाबले में UPA के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुल्क की तरक्की और बहबूद के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी थी, लेकिन उनकी खिदमात को मुनासिब अंदाज में कांग्रेस पेश नहीं कर सकी। అధ్యక్ష, మన దేశంలో రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కూరగాయలు విక్రయించే పద్ధతులు ఏవైతున్నాయో చాలా అనాగరికంగా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతులు భూమి మీద పెట్టి విక్రయించే పరిస్థితి ఉండే అధ్యక్ష. మోరి పక్కన భూమి మీద పేరుకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ పాత గంజి అని అంటే అధ్యక్ష, మన దగ్గర గంజి ఉర్దూ వాడది, ఆ గంజిలలో అమ్మేది. ఈవెన్ హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా అధ్యక్ష చాలా ఆశ్చర్యకరమైందంటే ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం తీసుకొని ఎంత జనాభాకు ఒక మార్కెట్ ఉండాలి అనేటువంటి అవగాహన లేకుండా చాలా బాధ్యతారహితమైన వ్యవహారం జరిగింది ఈ విషయానికి సంబంధించి. దానికి సంబంధించి రివ్యూ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను రివ్యూ చేసే టైంలో అధ్యక్ష కేవలం 6-7 మార్కెట్లే, జస్ట్ 6 to 7 మార్కెట్స్. ఇంత పెద్ద దగ్గర 1.5 to 2 crores పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో 1,00,000 మందికి ఒకటి ఉన్నా 2 లక్షల ఒకటి ఉన్నా 100 ఉండాలి. అట్లాంటిది అట్లా ఉంది. అట్లనే తాలూకా కేంద్రాల్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా మనకు అందరికి తెలుసు అధ్యక్ష, ఆ పాత గంజిలలో చాలా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో అన్ని ఓవలబడ్డ పరిస్థితులలో దుమ్ము ధూళి భయంకరమైన పద్ధతి అధ్యక్ష. వాస్తవానికి అప్రిషియేట్ చేయాలి. మోండా మార్కెట్ నిజాం గవర్నమెంట్ లో కట్టినటువంటి మార్కెట్ అధ్యక్ష. చూసినప్పుడు దాన్ని సందర్శన పోయినప్పుడు నేను కూడా ఆశ్చర్యపడ్డాను. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारिया माह जारी किया जाएगा। साथ ही बस्ती दवाखानों में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि बस्ती दवाखानों से अब तक 1 करोड़ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। वज़ीर मौसूफ ने असेंबली में बाज़ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए निशानदही की कि गरीबों की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों के काम के दिनों में तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ये दवाखाने हफ्ते को बंद रहेंगे और इतवार के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में लिपिड प्रोफाइल और थायराइड जैसे महंगे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। मार्च के आखिर तक 134 किस्म के तिब्बी मामलों की सहूलत इन दवाखानों में फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 158 अक़साम की दवाएं इन बस्ती दवाखानों में फराहम की जा रही हैं। बस्ती दवाखानों के क़याम के बाद उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स के आउट पेशेंट के शोबे के बोझ में कमी हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि अप्रैल में तमाम अजला में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम की जाएंगी। साथ ही जिले मेडचल में जल्द ही मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी जाएगी। बतदरीज तमाम अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो बस्ती दवाखाने का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो लेकर आके
स्टार्ट किया है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है सर। जैसा जीएचएमसी के अंदर 264 बस्ती दवाखाने चालू हो गए सर, जिसको जीएचएमसी टेकअप करी हुई है। अदर देन जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है सर। मगर मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी म्यूनसिपाल्टी हो, चाहे वो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपाल्टीज आदिलाबाद हो, करीमनगर हो, ऐसे हर जगह जितने भी हॉस्पिटल बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, वो कम है तादाद में। हम चाहते हैं कि वो दवाखानों को आप इंक्रीज करिए, चूँकि आज की तारीख में लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है सर, अपने आप को और बच्चों को सबको देखने के लिए। ये स्कीम वाकई बहुत अच्छी है सर, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब इस पे गौर करके तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले के अंदर आप बस्ती दवाखाना खोलेंगे तो बेहतर होगा सर। एक और एक अहम बात यह है सर, जो एग्जिस्टिंग जीएचएमसी में बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, जैसा मेरे एरिया के अंदर आसिफ नगर में है, मल्लापल्ली है, रेडिल्स है सर, उसमें डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं सर। लास्ट सजेशन है सर, मैं हमारी पार्टी की तरफ से एक छोटी सजेशन ये देना चाह रहा हूं सर, जिस बस्ती दवाखाने में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ना साहब, उनको परमानेंट कर दीजिए सर। क्या हो रहा है, उनको कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर ऑप्शन मिला तो वो लोग उधर चले जा रहे हैं सर, फिर वो उसको नए डॉक्टर को भिजाने के लिए तकलीफ हो रही है। क्योंकि बस्ती दवाखाना अपन लंबा चलाने का सर, टेम्पररी नहीं है। इसमें अगर आप परमानेंट अगर डॉक्टर्स को कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब, अभी और बस्ती दवाखाना होना बोल के पूछे, अगर से कहीं कमी है आप हमारे को लिख के भिजवाइए, हम एग्जामिन करते हैं, वहां जरूरत है तो हम जरूर वहां सैंक्शन करवाएंगे। और आशीष नगर, मल्लेपल्ली, रेड हिल्स में कहीं डॉक्टर्स नहीं है बोले, बीच में हम एक महीने पहले रेगुलर डॉक्टर्स का 950 रिक्रूटमेंट करे, तो ये बस्ती दवाखाना डॉक्टर्स सेलेक्ट होके उधर गए। हम फिर नोटिफिकेशन दे चुके हैं, जल्द से जल्द जितने भी खाली हैं वहां पर हम डॉक्टर पोस्ट का भर्ती करवा देते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो बस्ती दवाखाने वजीर बदी नजमुनस के.टी. रामाराव ने कहा कि इमारतों की तामीर की इजाज़त देने के सिंगल विंडो निज़ाम टीएस बी पास की मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने इसकी सताइश की है। इस निज़ाम के तहत इमारतों की तामीर के लिए 21 दिन के अंदर इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमारत की तामीरात टीएस बी पास के 7 उसूलों के मुताबिक होंगी। वज़ीर मौसूफ ने कानून साज काउंसिल में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैथ सागर की आलूदगी को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ఈ ప్రభుత్వ స్థలాలు ఎక్కడన్నా ఉంటే వాటిలో ఇల్లు కట్టుకోవడం, డబ్బులు లేని వారు, పేదలు, బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జీవో నంబర్ 58, 59 ఇవి రెండు తెచ్చారు సార్. జీవో నంబర్ 58 కింద ప్రభుత్వం ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏవైతే చిన్న చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో గవర్నమెంట్ స్థలాల్లో వాటిని క్రమబద్ధీకరించడం. జీవో నంబర్ 59 ఏమో మనం భూములు, ప్రభుత్వ భూముల్లో ఎవరైనా కబ్జాలో ఉన్నట్టయితే వాటికి సంబంధించి కూడా ఒక ఉదారమైన విధానాన్ని తీసుకొని ఒక పరిమితి వరకు కొంత డబ్బులు కట్టించుకోండి. మనం ఏం చేసాం సార్ అంటే, ఇదే శాసన మండలిలో, శాసనసభలో కొత్తగా ప్రభుత్వం కొత్త మున్సిపల్ చట్టం తేవడంతో పాటు కొత్తగా టీఎస్ ఐపాస్ తరహాలోనే టీఎస్ బీపాస్ అనే విధానాన్ని కూడా తెచ్చాం. ఎందుకంటే గతంలో సర్వేలు వచ్చేది సార్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ ప్రభుత్వంలో అవినీతి బాగా ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ అంటే దాదాపుగా రెవెన్యూ, మున్సిపల్ రెండు పోటీ పడేది సార్ ఫస్ట్ స్థానానికి కోసం. ఆ పరిస్థితి ఉండేది ఒకనాడు. ఎందుకంటే లంచం ఇవ్వకుండా ఇల్లు పర్మిషన్ రాదు అనే ఒక పరిస్థితి, ఒక వాతావరణం. 100 మందిలో 2-3 తప్పు చేస్తే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు బదనాం కావాలి? మున్సిపల్ आज असेंबली में वक़फ़े सवालात के दौरान वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अराकीन असेंबली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2014 में जिस वक्त तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी, सिर्फ 94 फायर स्टेशन कायम थे। इसमें 43 फायर स्टेशन का इजाफा किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हर असेंबली हल्के में कायम एक फायर स्टेशन कायम करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने मजलिस के रुकन असेंबली अहमद पाशा खदरी के मुतालबे पर इस बात का वादा किया कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों या दीगर कारोबार करने वालों को जेल में न डालने के सिलसिले में डीसीपी को हिदायत दी जाएगी। स्पीकर साहब, फायर ब्रिगेड के ताल्लुक से पूरे शहर में बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन साउथ जोन में थोड़ा सर्वे करने की ज़रूरत है। बाज़ मुकामात पर फायर स्टेशन की किल्लत है, खुसूसन याकूतपुरा असेंबली हल्के में भी फायर ब्रिगेड के फायर स्टेशन का एक प्रपोजल दाखिल किया गया था। उसको भी रूबेमल लाने के लिए मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ। और एक अहम बात यह है, जो होम से रिलेटेड है,
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब पिछले 4-5 महीने से हैदराबाद में गरीब मेहनतकश लोगों को जेलों को भेजा जा रहा है पुलिस की तरफ से। दुकान खुली रखे तो जेल को भेज रहे हैं, होटल खुली रखी तो जेल को भेज रहे हैं, चालान कर रहे हैं मोटरसाइकिलों को जेल को भेज रहे हैं। इससे पहले भी यही हरकत थी 7-8 साल पहले। मैं इस पे हाउस में तवज्जो दिलाता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में खड़े रह के बोले कि जेल को नहीं भेजेंगे, गलत तरीका है, जेल मसले का हल नहीं है, जुर्माने करना चाहिए, वार्निंग देना, काउंसलिंग करना। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने से हैदराबाद में गरीब मेहनतकश लोग जिसकी जिंदगी को दागदार बनाया जा रहा है जेलों को भिजा कर, उनके खानदान में उनको मुतासर किया जा रहा है। मैं हुकूमत से मेरी मुतालबा करना चाहता हूं कि पिछले 4-6 महीने से मजलिस की तरफ से मुतादिद मरतबा पूरे एमएलए जाके नुमाइंदगी करे कि जेल को भेजने का सिलसिला बंद कर दीजिए। बगैर किसी जुर्म के रोजगार के लिए फुटपाथ पर बैठा हुआ उसको जेल कैसा भेजते आप? होटल खोल के बैठा, देर हो गई जुर्माना करो, आप हजारों जुर्माना करो, लेकिन जेल मसले का हल नहीं है। आज हिंदुस्तान की हर जेल में हमारे लोग महरूस है बेगुनाह तौर पर। हैदराबाद, पूरे तेलंगाना में हैदराबाद में क्यों हो रहा है? हैदराबाद में क्यों कर रहे हैं ऐसा कि रात हुई तो होटलों के फोटो ले लेकर उनको जेल को भेजा जा रहा है, फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं उनको, गरीब लोगों को। कोई पैसा वालों के साथ नहीं करती हरकत, गरीब लोगों के साथ की है। मैं फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब बजाते खुद ऐलान किए थे कि जेल को मत भेजना नहीं चाहिए। आज दोबारा उनसे दरखास्त और हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि पुलिस को ये बात करके पाबंद करे कि जेलों को मत भेजिए, कारोबार करने दीजिए। मोटरसाइकिल का चालान है भरने जा रहे हैं, उसको जेल को भिजा दे रहे, कार का चालान है भरने जा रहे हैं, जेल को भिजा दे रहे। सर एमएलए साहब जो बहुत सीनियर है, अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि लोग ट्रैफिक वाले ट्रैफिक के चालान पर तो नहीं भिजाया जा रहा था, जो लोग फुटपाथ पे कारोबार करते हैं। ये बात सही है कि इंसान को सबसे अहम चीज होती है वो पेट होता है, पेट के लिए इंसान जीता है। हम जरूर डीजीपी साहब से बुलाकर बात करेंगे कि ऐसा किसी भी जो कारोबार करने वालों को जेल में मत भेजे। मगर सारे फुटपाथ पर लोग अगर कब्जा कर लेंगे तो लोग चलेंगे कैसा? उसका भी एक दूसरा इंतजाम करने के लिए कई बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मीटिंग हुई है। ब्रिज के पास बाज़ाब्ता सालार जंग के सामने ब्रिज डालने की बात की गई है ताकि उन लोगों को कहीं भी अच्छी जगह रहकर कारोबार कर सके। हम जरूर इसके लिए कोशिश करेंगे कि आइंदा कभी भी किसी को जेल का ना भिजाए। आदमी छोटी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत जाएगी। मगर मैं हमारे एमएलए साहब से भी गुजारिश करता हूं कि रोडों पे ट्रैफिक के लिए आज देख रहे हैं कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके लिए लोगों को आप जरा जो आपके पास आते हैं उन्हें भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह जहां फुटपाथ पर लोगों को डिस्टर्ब ना हो वहाँ कारोबार करें तो बेहतर रहेगा। जरूर आपकी जो बात गई है हम उस पर जरूर गौर करते हुए जरूर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, मगर लोगों को जेल नहीं भिजाया जाएगा, मैं वादा करता हूँ। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज असेंबली को बताया कि रियासत के रामपुर, कोल्हापुर के अलावा जगतियाल, करीमनगर, महबूबनगर में आम की मार्केट कायम है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी शरीफ के कोयटा पीट में फिलहाल आरजी फ्रूट मार्केट जहां पर कायम है वहां पर आम की मार्केट कायम करने के सिलसिले में हैदराबाद के अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए जायजा लिया जाएगा। क़ब्ल मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मुतालबा किया था कि फिलहाल कोयटा पेट में वक्फ बोर्ड की 12 एकड़ अराजी पर जो फ्रूट मार्केट कायम है ये बाटा सिंगरम में फ्रूट मार्केट के तामीरी काम पाए तकमील होने के बाद मुंतकिल होने पर इस अराजी पर आम की मार्केट कायम की जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर से एक ये सवाल करना चाहता हूँ। सर, आपने मैंगो मार्केट के बारे में बोला, अच्छी बात है सर। 12 एकड़ लैंड आपने रामपुर कोल्हापुर मंडल के अंदर दिया सर, जिसके अंदर मैंगो मार्केट सेपरेट सेट हो रही है सर, अच्छी बात है सर। मैं उसी तरह ये कहना चाहता हूँ सर, कुत्तापेट में एक मार्केट थी जिसको अपन अच्छे काम के लिए, हॉस्पिटल के लिए मार्केट खाली करा दिए, टेम्पररी अपन बाटा सिंगाराम पे मार्केट ले गए साहब। चूंकि कोयटा के अंदर अपन बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मार्केट बना रहे, बाटा सिंगाराम का जो मार्केट है सब वो टेम्पररी है। उसी तरह यहाँ पे बाटा सिंगाराम में जगह बसने होने की तरफ से हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने सीएम साहब से नुमाइंदगी करे। उसके बाद में जो वक्फ बोर्ड की लैंड है सब पहाड़ी शरीफ पे 12 एकड़ लैंड जियो के तहत फ्रूट मार्केट सेट करने के लिए दिया है सर, मगर वो फ्रूट मार्केट वहां पे अलॉट भी होके सेट हो रही है सर, मगर मार्केटिंग फीस अभी नहीं ले रहे। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप मार्केटिंग फीस कलेक्ट करिए, वही लोग जो लाइसेंस होल्डर है ना साहब उन्हीं को यहाँ पे देके मार्केटिंग फीस कलेक्ट करिए, और उसके साथ साथ
जिस दिन कोयडा के अंदर आपका परमानेंट मार्केट बन जाएगा उस दिन ये लोग वहां से कोयडा चले जाएंगे। और ये जो 12 एकड़ अलॉटमेंट हुई है सर, इसको भी आप मैंगो मार्केट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि रेडीमेड मैंगो मार्केट मिल जाती है। आज तेलंगाना के अंदर मैक्सिमम मैंगो का प्रोडक्शन हो रहा है सर, काफी अच्छा है सर। मैं इसके लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करना चाहता हूं, खासतौर से सीएम साहब और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं कि ऑलरेडी ये मार्केट सेटअप हो गया, आप ही के जियो की तरफ से वक्फ लैंड पे हुआ है सर, इसके ऊपर आप कंसीडर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। గౌరవ శాసనసభ్యులు పహాడీ షరీఫ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని వారు ప్రస్తావించారు. నేను త్వరలోనే ఈ రాబోయే 4-5 రోజుల లోపల గౌరవ శాసనసభ్యులందరినీ కూడా హైదరాబాద్లో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా ఫ్రూట్ మార్కెట్ మీద, బాటసింగారం మీద, అదేవిధంగా కోహెడ మీద, పహాడీ షరీఫ్ మీద సమగ్రంగా వాళ్ళందరితో సమావేశాన్ని, ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడి అందులో వారి సమక్షంలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के नामपल्ली और विजयनगर कॉलोनी में स्कूल्स के एनओसी को जारी किया जाएगा। इसी तरह नामपल्ली इलाके में स्कूल की इमारत इल्तेवा में रहने की मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की निशानदेही की है। इस सिलसिले में भी ओहदेदारों से मुशावरत करते हुए इस मसले को हल किया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से बताना चाहूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर एक माइनॉरिटी वेलफेयर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और हॉस्टल बिल्डिंग मंजूर हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड की, और उसका फाउंडेशन स्टोन भी लगाया गया और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड एनओसी भी दे चुका। मगर एएसआई डिपार्टमेंट, स्टेट एएसआई डिपार्टमेंट, उसको एनओसी के लिए रोक दिया गया। कई महीनों से काम रुका हुआ है। मैं आपके जरिए मोहतरमा साहिबा, मिनिस्टर मोहतरमा साहिबा से बताना चाह रहा हूँ, और कई नए मंजूरी के लिए भी हम कई जमात की तरफ से नुमाइंदगी की गए, और ख़ास तौर से जो नामपल्ली हल्के के अंदर जो बाजारघाट कॉलेज के अंदर वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जाने से एक एनओसी की जरूरत है, वो भी कॉलेज का काम चालू हो सकता है। मैं आपके जरिए से एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को एक विजयनगर कॉलोनी में भी एक स्कूल की जरूरत है, वहां पर भी मंजूर हो चुका, उसकी कॉलेज के लिए और स्कूल के एक एनओसी की जरूरत है। मिनिस्टर गाరు కౌసర్ మొయినుద్దీన్ గారు బిల్డింగ్ గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష, పెండింగ్ ఉందని, దాని గురించి కూడా వివరాలు తీసుకుంటాం. ఇక నాంపల్లిలో కానీ విజయనగర్ స్కూల్లో కూడా మొన్న కూడా మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. వాళ్ళని ఒకసారి మీటింగ్ పిలిచి దానికి సంబంధించిన ఎన్ఓసి అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. स्पीकर साहब, वजीर पंचायत राज अली दयाकर ने वाजे किया है कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत का देहातों की सूरत गिरी हुई है और दही मंजरनामा तब्दील हो गया है। उन्होंने असेंबली में दही तरक्की और RWS स्कीम पर वाज अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि महकमे पंचायत राज को 31,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम कभी भी तजवीज़ नहीं की गई थी। अपोजिशन जमातों के कायदीन को भी देहातों के हालात के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र ने आज वाजे किया कि वो पार्टी तब्दील करने वाले कायद नहीं हैं। अगर बीआरएस में उन्हें दोबारा शामिल होने की दावत भी दी जाती है तो वो उस पार्टी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन तसर्रुफ बिल की मंजूरी से कबल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में मुतअद्दिद मरतबा बीजेपी के रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र का नाम लेते हुए बहैसियत वजीर राजेंद्र की खिदमात की सताइश की थी। असेंबली इजलास के अख्ताम के बाद आहत असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए बीजेपी रुकने असेंबली राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐवान में उनका बार बार तस्करा करते हुए उनकी शबिया को मुतासिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी तब्दील नहीं किए बल्कि उन्हें बीआरएस पार्टी से निकलने पर मजबूर किया गया। ऐसी पार्टी में वो दोबारा शामिल होने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बहलाने फुसलाने से मुतासिर नहीं होंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज इख्तिताम अमल में आया। ऐवान में तसर्रुफ बिल की मंजूरी के बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली को गैर मुना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। उन्होंने बजट इजलास के कामकाज की तफसीलात ऐवान में पेश करते हुए बताया कि 7 दिन के दौरान असेंबली का इजलास 56 घंटे 25 मिनट तक जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ बिल्स को मंजूरी दी गई और कई करारदादों पर भी मुबाहिस हुए। For which the assembly sat 7 days, number of hours for which the assembly worked 56 hours 25 minutes,
Number of starred questions answered orally 38. Number of answers to starred questions placed on the table of the House on 12/2/2023 12. Number of supplementaries made by the members 78. Number of speeches made by the members 41. Number of government resolutions adopted 1. Number of bills introduced 5. Number of bills passed 5. Now with the consent of the House, I adjourn the House and Senate. For which the Assembly sat 7 days. सदर तेलंगाना कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि जारिया साल होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने जिले खम्मम के इंदालवाई में अपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर वाजे किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हर फसल की खरीदारी करते हुए दरमियानी अफराद के तरीकेकार को खत्म किया जाएगा। साथ ही हर बेघर गरीब को 5 लाख रुपए की सरफे से इंदिरा मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि BC SC ST तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बच्चों को सरकारी खर्च पर तालीम का इंतजाम करवाते हुए डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, IAS और ISF बनाने के बेहतर मकासद के साथ फी रियंबर्समेंट स्कीम शुरू की गई थी, जो कांग्रेस दौर में शुरू हुई थी। ताहम मौजूदा BRS हुकूमत ने इस स्कीम की फीस रोक दी है। कांग्रेस हुकूमत ये स्कीम दोबारा शुरू करेगी। దాని ప్రకారం మా జనాభా వచ్చేసి 25 లక్షల జనాభాలో ఆ చట్టం వచ్చిన వెంటనే దాన్ని అమలు చేయట్లేదు. అదేవిధంగా ఆ చట్టం వస్తే వాళ్ళ సదరన్ సర్టిఫికేట్ పెన్షన్ ఇవ్వడం చెప్పి ఆ చట్టాన్ని మాకు విచారణ చేయకుండా ఆ నలుగురికే పరిమితం చేస్తే తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం ద్వారా ఈ 12 మంది మీద కూడా విచారణకు ఆదేశాలు ఇచ్చే విధంగా న్యాయస్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారిని స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. చంద్రశేఖరరావు గారు అవినీతి అక్రమాలతో పాటు పార్టీ ఫిరాయింపులనే పనిగా పెట్టుకొని రాజకీయాలు నడుపుతున్నాడు. ఆయన రాజకీయాలను, ఆయన నిర్ణయాలను మీరు తప్పుపడుతున్నారు, అసహించుకుంటున్నారు, చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి ఫిరాయించిన 12 మంది మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారికి, కేంద్ర హోంమంత్రి గారికి तेलंगाना के महकमे तालीम ने मौसम गर्मा की तातीरात और सालाना इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया है। इम्तिहान 10 अप्रैल से शुरू होने वाले थे, वो 12 अप्रैल से शुरू होंगे। 25 अप्रैल से 11 जून तक यानी तकरीबन 48 दिन की गर्मियों की छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल 12 जून को दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानिब सूरज की शिद्दत के पेश नज़र मार्च के दूसरे हफ्ते में आधा वक्त होने का इम्कान है। दुल्हन शादी खाने में इंतजार कर रही थी मगर नौशान नहीं आए। रहमताबाद दरगाह के सज्जादे हफीज पाशा पर एक खातून से शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया गया है। लंगर हाउस के इलाके में रहने वाली तबस्सुम फातिमा और उनके वालिद ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर रहमताबाद दरगाह के सज्जादे हफीज पाशा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर लंगर हाउस और तबस्सुम फातिमा के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। నా బిడ్డ 18 years మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదండి. ఈ ప్రాబ్లం వాడు అక్కడికి ఏం చేస్తున్నాడమ్మా డాక్టర్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ షీ యూస్ టు సఫర్ ఇన్ అమాస్ పుణ్యం అండ్ ఆల్. మై డాక్టర్ వాజ్ అన్కాన్షియస్. फातिमा बोले लड़की उनके पेरेंट के साथ लंगर पुलिस स्टेशन को आए, आके ऑफिस पाशा एज 50 ईयर्स अराउंड रहमताबाद दरगाह के सदर है बोले वहाँ पे 3 साल से उनके पास जा रहे हैं दुआ के लिए, तो शादी करने के मुझे बोल रहे कल रात में उन्होंने शादी लगा रहे थे 11 तारीख के दिन रात में शादी करने की चुकी पे वो नया है, शादी पे नया है, हमारे को धोखा दिया बोल पिटिशन दिए, पिटिशन दिए तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम FIR करें और तहकीकात करें, इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या कई कर ले तुम्हारा शादी, उसके लिए इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद एक्शन उसके लिए इंक्वायरी करना।
यौम आशिका यानी वैलेंटाइंस डे मनाने के खिलाफ बजरंग दल ने एहतजाज किया। इस ग्रुप के अरकान ने वैलेंटाइन डे ग्रीटिंग कार्ड्स को नजर आतिश किया और यौम आशिका मनाने के खिलाफ नारे लगाए। बजरंग दल के कारकुन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए और उसे मगरबी कल्चर करार देते हुए मजम्मत की। एहतजाजियों ने पुतले के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी जलाए। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि 14 फरवरी को यौम आशिका ना मनाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रिवायती इक़दार इख्तियार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस नजीर 4 जनवरी 2023 को सुबुकदोश हुए थे। वो इस तेलुगु रियासत के मौजूदा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के जानशीन होंगे। जस्टिस नजीर को फरवरी 2017 में कर्नाटका हाईकोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई थी। वो पुट्टू स्वामी मामला, तलाक सरासा मामले के साथ बाबरी मस्जिद मामला और नोटबंदी मामले का फैसला सुनाने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस अब्दुल नजीर को गवर्नर मुकर्रर करने को मंजूरी दी। जस्टिस नजीर की पैदाइश कर्नाटक के दक्षिण कर्नाटक के बोलीवाई इलाके में 1958 को हुई थी। गगनपहाड़ शमशाबाद के एक स्क्रैप के गोदाम में हुए धमाके में 8 अफराद झुलस गए। ये वाक़या हफ्ते की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस स्क्रैप गोदाम को दवासाज कंपनियों से लाए गए सामान के जखीरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर उन अशिया को अलग अलग करने का काम किया जाता है। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि धमाका कैसे हुआ। इस धमाके के वक्त गोदाम में मौजूद 8 वर्कर्स झुलस गए, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस धमाके के साथ ही आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। क्लूज टीम और बीडी के दरमियान बीडी के यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माहिरीन की टीम भी वहां पहुंची और नमूने जमा किए। बेगम बाजार में कचरा चुनने वाली खातून का गला घोटकर कत्ल कर दिया गया। ये वारदात हफ्ते की शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि अफजलगंज इलाके में फुटपाथ पर रहने वाली खातून निस्फ शब अजीज प्लाजा के करीब एक शख्स के साथ नजर आई। इतवार की सुबह उसकी नाश अजीज प्लाजा कॉम्प्लेक्स के करीब एक कमरे में पाई गई। पुलिस ने बताया कि कचरा चुनने के इस्तेमाल होने वाले 2 थैलों में का सामान कमरे में बिखरा हुआ पाया गया। एक थैले का सामान मकतूल खातून का और दूसरा कातिल का है। शुबा किया जा रहा है कि इस खातून को जानने वाले ने उसे यहां लाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले वनपट्टी में पेश आए सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कौमी शाहराह के करीब सुबह के अवलीन सातों को इस वक्त पेश आया, जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये बस यादगिर गुट्टा से तिरुपति की सिम जा रही थी। बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही कुत्ताकोटा पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची, जिसने राहत कामों का आगाज करते हुए जख्मियों को बस से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए वनपट्टी जिला अस्पताल पहुंचाने को यकीनी बनाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बीवी को फांसी देने के बाद शोहर ने बरकी ट्रांसफार्मर को छूते हुए खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया बहसा टाउन में पेश आया। उस शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि नरसिम्हा नगर से ताल्लुक रखने वाले साई नामी शख्स की बीवी 22 साल दीपा ने अपने मकान में फांसी ले ली थी। उसकी मौत पर मायूस साई ने टाउन के कोबीर चौराहे पर वाक़ बरकी ट्रांसफार्मर को छूते हुए खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी अफराद ने उसे देखकर दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस दौरान दीपा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मिट्टागुड़म इलाके में इतवार की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया, जब एक तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार अफराद में से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।